It's me, Seema Meena, Assistant Professor History, Government PG Girls College, चित्तौड़गढ़। आज के वीडियो में हम राजपूत कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक अवस्था को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रशासनिक अवस्था प्रथम, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है, और प्रशासनिक अवस्था द्वितीय, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। प्रशासनिक अवस्था प्रथम की यदि हम बात करें तो 8वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान के विभिन्न भूक्षेत्र केंद्रीय भारत के जनपदों व गणराज्यों, उनमें मालवा, शिवी, यौधेय के आधिपत्य में रहे। मौर्यों, गुप्तों व बाद में हर्षवर्धन का भी राजस्थान के भूक्षेत्रों पर अधिकार प्रमाणित होता है। राजपूतों के उदय से पूर्व शकों व हुणों ने राजस्थान में शासन किया, लेकिन इनमें से किसी भी शक्ति ने यहाँ के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया और गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र बनी रही। केंद्रीय राज्य का नाम मात्र का शासन स्वीकार करने के अतिरिक्त उनके किसी प्रकार का विशेष संबंध नहीं रहा। गुप्तों की शक्ति कमज़ोर होने तथा शकों व हुणों के आक्रमण ने राजस्थान में छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजपूत राज्यों के नाम से प्रसिद्ध हुई। 8वीं शताब्दी तक कई राजपूत राजवंश अस्तित्व में आ चुके थे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन तत्कालीन शिलालेखों, दानपत्रों व साहित्यिक ग्रंथों में यत्र तत्र ऐसा उल्लेख मिलता है जिससे उस काल की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जा सकता है। केंद्रीय शासन की संपूर्ण धुरी का केंद्र राजा होता था और राजा, महाराज, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि विरुद्ध या उपाधियां धारण करते थे। शासक अपने को ईश्वर का अंश मानते थे। प्रतिहार नागभट्ट प्रथम व द्वितीय अपने को नारायण का स्वरूप मानते थे। भोज प्रथम ने आदि वराह का विरुद्ध धारण किया। शासकों को प्रभु व वल्लभ आदि से भी संबोधित किया जाता था। शासक प्रजा के धार्मिक, सामाजिक व सैनिक जीवन के नेता थे। प्रजा की सुरक्षा व कल्याण शासक के प्रमुख कार्य थे। शासक सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। मंत्रिमंडल, स्थानीय शासन संस्थाएं, धर्म, मर्यादाएं और जनसमूह शासकों की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते थे। अपराधियों को दंड देना, प्रजाहित के कार्य करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, न्याय करना, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेना आदि शासकों के कर्तव्य थे। महेश्वर शूरी ने सामाजिक उत्सवों में भाग लेना भी राजा का धर्म बताया है। शासक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। वे सभी धर्मावलंबियों के प्रति समानता का दृष्टिकोण रखते थे। प्रतिहार भोज प्रथम भगवती के उपासक होते हुए भी विष्णु मंदिरों के निर्माता थे। अर्णोराज शैव थे, मगर उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया और खतरगंज के जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने के लिए अजमेर में भूमि दान की तथा श्वेतांबर जैन विद्वान धर्मघोष सूरी का सम्मान किया। गुहिल वंशीय शासक भी जैन धर्म के प्रति उदार थे। राजा के बाद शासन में युवराज का स्थान होता था, जिसे महाराज कुमार भी कहते थे। उत्तराधिकारी के किसी निश्चित नियम के अभाव में शासक बहुधा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेते थे। युवराज युद्ध व शांति के ही राज्य कार्य से विरक्ति प्राप्त कर शासन का भार महाराज कुमार को सौंप देते थे। बप्पा या बापा ने राज्य खुमाण को सौंपकर संन्यास ग्रहण किया था। केंद्रीय शासन में राजा की सहायतार्थ मंत्रियों व उच्चाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रियों की नियुक्ति शासक स्वयं करते थे। कुछ मंत्रियों के पद वंशानुगत भी होते थे। शासक इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते थे, मगर योग्य मंत्रियों की सलाह का सम्मान करते थे। मंत्रियों में महामंत्री या प्रधानमंत्री का राजा का मुख्य सलाहकार होता था। संपूर्ण शासन व्यवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन व अन्य मंत्रियों के कार्य की देखरेख कार्य करते थे। संधि विग्रह का उल्लेख अल्लट के सारणेश्वर लेख में मिलता है। यशस तिलक चंपू के अनुसार संधि विग्रह सभी आदेशों और विदेश के लिए पत्र तैयार करते थे। वे कई भाषाओं और लिपियों का ज्ञान रखते थे। अक्षपटलिक का मुख्य कार्य राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना था तथा राजा द्वारा दिए गए अनुदानों का लेखा जोखा रखना था। भंडागारिक राजकोष का मुख्य अधिकारी होता था। भंडारिक की कालांतर में भंडारी नाम से जाना गया, जो राजस्थान में खजाने
या रसद का कार्य करते थे। यह पद वंशानुगत होता गया। राज्यसभा का अधिकारी जो सभी दरबारियों से अनुशासन रखने की अपेक्षा करता था तथा राज्यसभा में नवागंतुकों को अभिवादन की शिक्षा देता था, महाप्रतिहार कहा जाता था। तिलक मंजरी से महाप्रतिहार के कार्यों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। महापुरोहित धार्मिक कार्य, भीष्गादिराज वैद्य, बंदीपति कविता पाठ आदि भी शासकों के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। न्याय व्यवस्था। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथ समराइज कहा व्रत कथा कोश में चोरी, धन अपहरण, धोखेबाज आदि अपराधों की गणना बड़े अपराधों में करते थे, जिसके लिए अंग विच्छेदन का दंड दिया जाता था। सच्चाई की परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा ली जाती थी। अपराधी को कठोर कारावास का दंड दिया जाता था। न्याय कार्य राजा के प्रमुख कार्यों में से एक था। न्याय कार्य में पंडित राजा की सहायता करते थे। राजा खुले दरबार में न्याय करता था। स्थानीय स्तर पर पंचकुल न्याय कार्य करते थे। न्याय करते समय नैतिक बंधन का मानव धर्म को प्रधानता दी जाती थी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए रक्षा विभाग था। इसमें दंडपाशिक, आरक्षक, दांडिक और तलार प्रमुख अधिकारी होते थे। गुप्तचर इस विभाग की रीढ़ थे, जो कस्बों, गांवों तथा किले के निवासियों के आचरण पर निगाह रखते थे और अपराधियों का पता लगाते थे। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। आलोच्य काल में सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर था। बाह्य आक्रमणों से रक्षा और राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण शक्तिशाली सेना इस काल की आवश्यकता थी। साधारण और सैन्य व्यवस्था में बहुत ही कम अंतर था। सैन्य अधिकारी ही नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी थे। महादंड नायक, दंडपति, सेना नायक आदि पदाधिकारी नागरिक तथा सैन्य शासन के संचालक होते थे। कस्बों की सेना का अधिकारी बलाधिकृत होता था। मंडपिकों में इस पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। घुड़सवारों का नायक महाअश्वपति, हाथियों का पीलूपति, पैदलों का पायकाधिपति, रथों का सध्यपति, किलों का अधिकारी कोट्टपाल कहलाता था। तिलक मंजरी के रचयिता धनपाल ने लिखा है कि राजकीय दल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते समय खेती या बस्ती को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। ऐसा करना दंडनीय होता था। प्रांतीय शासक। चौहानों और प्रतिहारों के शिलालेखों से तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। राज्य के अंतर्गत मंडल होते थे, जिनके राजा मंडलिक कहलाते थे। मंडलों के अंतर्गत विषय होते थे, जिनके अधिकारी विषयपति। विषयों के नीचे पाठक और खेटक नामक इकाई होती थी। ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए गांव अग्रहार कहलाते थे। गांवों के समूह का अधिकारी ग्रामपति कहलाता था। राज्य का सर्वे सर्वा या शासक भूचक्रवर्ती कहलाता था। पंचकुल गांवों का शासन ग्रामिक, महत्तर, पट्टलिक ग्राम प्रमुख करते थे। स्थानीय शासन। व्रत कथा कोश, सम्रादित्य कथा तथा तत्कालीन शिलालेखों से स्थानीय शासन की संरचना का ज्ञान होता है। गांव और ग्राम समूहों का शासन कार्य पंचकुल नामक संस्था करती थी। इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते थे, जो भूमि संबंधी व अन्य झगड़े निपटाते थे। इनके निर्णयों को स्थानीय समाज और शासन मान्यता देता था। इन पंचकुलों में से 1 या 2 कर्णिक या राजकीय अधिकारी होते थे, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। बड़े गांवों, कस्बों और मंडियों की व्यवस्था मंडपिकाएँ करती थीं। कर वसूली करना और उनका बंटवारा करना इनका मुख्य कार्य था। गांव में ग्रामिक व महत्तर नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जो स्थानीय समस्याओं को निपटाते थे। विभिन्न पेशों की श्रेणियों भी थी, जो अपने अपने पेशों को आर्थिक मदद मुहैया कराती थी। राजस्व व्यवस्था। राज्य की आय भूमि कर, दंड, शुल्क व अन्य करों पर निर्भर थी। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जो उपज का 1/6, 1/8 या 1/10 होता था। इसे उद्रंग कहते थे। उद्रंग संभवतः उन कृषकों से वसूल किया जाता था जिनका भूमि पर वंश परंपरागत अधिकार था। ऐसी भूमि जिस पर कोई भी व्यक्ति खेती कर सकता था, उस पर भूमि कर उद्रंग से ज़्यादा था, जिसे भोग कहते थे। उद्रंग और भोग ऐसे भूमि कर थे जो उपज के रूप में लिए जाते थे, परंतु
जब इन्हीं भूकरों को राज्य मुद्रा के रूप में वसूलता था तो उसे हिरण्य कहते थे। भूमि कर के संबंध में भोग का भी उल्लेख मिलता है। भोग उद्रंग भोग भूमि कर उपज के रूप में, हिरण्य भूमि कर मुद्रा के रूप में या नकद लिया जाता था। संभवतः सभी प्रकार के भूमि कर का द्योतक है। इसमें उपज का भाग, फल, सब्जी, दूध, दही आदि को जो स्वामित्व के अधिकार के कारण लिए जाते थे भी सम्मिलित हैं। दंड के अंतर्गत वे कर थे जो अपराधियों या युद्ध में पराजित पक्ष से वसूले जाते थे। इसमें मुद्रा, द्रव्य, वस्तु, पशु आदि सम्मिलित थे। दान और शुल्क वे कर थे जो आयात निर्यात पर वसूले जाते थे। ऐसे करों को मंडपिकों या चुंगी घर पर देना होता था। मंडपिका पर वसूल किए जाने वाले कुछ शुल्क धर्म स्थानों के लिए भी वसूल किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे कर थे जिन्हें अभाव्य कहते थे, जिनमें कंधक, कंधे पर ले जाने वाले सामान पर कर, वैणी, बांस या भारा, कौश्य, पिलाई, खल, भिक्षा, नाई, धोबी, कुम्हार आदि को दिए जाने वाले कर थे। नेक्स्ट है प्रशासनिक अवस्था द्वितीय। ये 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।